अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 जिसको हमने कल स्टार्ट किया था, दैट इज टेंसर। आज हम उसको थोड़ा आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, तो अभी हमने बेसिक तो टेंसर को स्टार्ट तो नहीं किया, लेकिन हम उसकी बेसिक्स को पढ़ने की ट्राई कर रहे हैं। टेंसर को हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी तो इसके बाद मैं दोबारा से इसी लिंक से आप ज्वाइन कीजिएगा, तो हम आज 2 मीटिंग करेंगे। आज इस वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस को खत्म करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ताकि हमारा ये स्लाइड आज खत्म हो जाए। तो कल हम लास्ट पे सब्स्टिट्यूशन पे हम जो है वो रुके थे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में एक बात का ख्याल रखना है कि जैसे हम आम मैथमेटिक्स में सब्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं, तो इसमें अच्छा, क्या आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है जवाब भाई। ओके। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाई आई को हमने सब्स्टिट्यूट करना है इस टर्म में, क्यू इज इक्वल टू बी आई जे वाई आई एक्स जे, तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन हमारे पास इस तरफ हमें ले जाती है, जो कि एक मीनिंगलेस जो है वो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाता है। अगर हम सिंपली उसी को यहाँ पर पुट कर देंगे ना, तो वो हमारे पास वो फिर हमारे पास क्या बनेगी, मीनिंगलेस। ठीक है, तो इसमें हमारे पास प्रोसीजर होता है, जिस प्रोसीजर के तहत हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो हम वहां से डमी इंडेक्स फाइंड कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ही आते हैं स्टेप 1 में। ये हमारे पास वाई आई है, इसको रिप्लेस यहाँ पे करना। अगर आप वाई आई में देखें, वाई आई, तो वाई आई इज इक्वल टू ए आई जे एक्स जे। तो यहाँ पर अगर आप डमी इंडेक्स देखें तो वो आपको जे नजर आएगा, इस तरह ही है। और क्यू इज इक्वल टू, मतलब कि आप लोगों ने स्टेप 1 में डमी इंडेक्स को फाइंड करना होता है। तो डमी इंडेक्स अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन में देखें तो वो आपके पास क्या है, जे है। ठीक है, तो वो सी दैट द डमी इंडेक्स जे इज डुप्लीकेटेड। तो यहाँ पर अगर सेकंड में देखें वहां पर भी जे है, और फर्स्ट में देखें वहां पर भी जे है, तो आप लोगों ने जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन होता है, वहां जो आपका डमी इंडेक्स होता है उसको किसी और इंडेक्स से चेंज करना होता है जो कि क्यू में नामजूद हो, क्यू जो हमारे पास गिवन है। तो जैसे हमारे पास डमी इंडेक्स वाई आई में क्या है, जे है, तो हम जे को आर एस टी, मतलब वो तो नहीं ना है क्यू में, तो हम उसके, तो सेकंड हमारा स्टेप क्या होता है कि हमने चेंज करना होता है डमी इंडेक्स, जैसे जे को किसके साथ किया हुआ है, आर के साथ। तो हमें क्या मिल गया, वाई आई इज इक्वल टू ए आई आर एक्स आर। तो हमने ये जो रिप्लेस किया है इसी चीज को यहाँ पर पुट करना। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे ना ये वाली चीज, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, एक मीनिंगफुल जो है एक्सप्रेशन बन जाएगा, जो ए आई आर बी आई जे एक्स आर और एक्स जे है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास, आपको पता है इसमें डमी इंडेक्स जो आ रहे हैं वो आई आ रहा है, जे आ रहा है और आर आ रहा है, फ्री इंडेक्स कोई भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टर्में होंगी टोटल वो कितनी होंगी भला, 27। ऐसे ही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आगे जाके देखेंगे कि ये एक टेंसर है जिसका रैंक कितना है, 3 है। हम आगे जाके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ एग्जांपल नंबर 5 है इसी के रिलेटेड सब्स्टिट्यूशन की, तो ये कर लीजिएगा। आगे आता है अलजबरा एंड द समेशन कन्वेंशन। तो यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स हैं कि ये अगर यहाँ पर ये ए आई जे है, जो अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो अंदर ऐड हो जाता है। ठीक है, अगर इस तरह से ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये कुछ एक्सप्रेशन ये है, मतलब एज एमसीक्यू भी इनको कह लें, जो कि पिछले को यूज करके आए हैं। आगे इंपॉर्टेंट चीजेस हम इसको पढ़ेंगे जिसमें से एमसीक्यू का तलक जो है वो बनता है कनोको डेल्टा। ठीक है, तो कनोको डेल्टा जो है एक सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर है बेसिकली, जो डिफाइन किस तरह से है कि अगर हमारे पास जो सुफिक्स हैं वो बराबर हो जाएं तो वो 1 देता है, अगर नॉट इक्वल आए तो वो हमें 0 देता है। ये इस तरह का ऑपरेटर है। तो इसका मीन है कि यहाँ इसकी टर्में अगर बनाने की कोशिश करें तो वो 9 बनेगी। ठीक है, तो 9 बनेगी तो फर्स्ट अगर तो इक्वल है तो वो 1 आ जाएगा, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा। अगर नॉट इक्वल है तो वो क्या देगा, उसको 0 देगा। अब इसी क्रोको डेल्टा को सामने रखते हुए हम डिफरेंट रिजल्ट्स को क्या करेंगे, देखेंगे एग्जांपल्स में या थ्योरम में। जैसे कि ये यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ क्रोको डेल्टा कैलकुलेट द क्रोको डेल्टा आई जे एक्स जे। तो आप जाहिर बात है, इस यहाँ डमी इंडेक्स कितने हैं, जे है और आई है, तो टोटल टर्में कितनी होंगी, 3 की पावर
2 दैट विल बी 9, 9 होंगे। तो जब हम 9 टर्म्स को लिखेंगे आपस में, यहाँ देखें तो कहीं पर तो ये क्या हो जाएगा 1 1, यहाँ 1 2, जहाँ डिफरेंट होगा वो उसको क्या कर देगा 0। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये रिजल्ट क्या देगा एक्स आई आई, ठीक है, एक्स आई एक्स आई, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है एक्स आई एक्स जे के साथ जब नोकर डेल्टा मल्टीप्लाई हुआ तो उसने उसको क्या कर दिया एक्स आई। तो अगर किसी को ये समझ है पिछली बेसिक्स की तो इसको आसानी से कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास एक्स आई का अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे, ठीक है, अब एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा, अगर हमारा आई और जे बराबर हो जाए तो हमें डेरिवेटिव की डेफिनेशन का पता, वो आंसर क्या देगा 1। और अगर वो बराबर नहीं होते ये और ये, तो आपको पता है डेरिवेटिव की डेफिनेशन ये है कि वो उसको क्या कर देगा 0, क्योंकि ऊपर एक्स आई है नीचे एक्स जे है, उसके रिस्पेक्ट तो वो 0 देगा डेरिवेटिव। तो आप डेफिनेशन को देखें कि ये डेफिनेशन किसकी आ गई है, तो डेल्टा की। तो यहाँ पर फिनोक डेल्टा यूज हो रहा है। आगे आता है कि हमारे पास ये जो पिछला भी हमने इसी तरह से कुछ रिजल्ट किया है कि अगर हमारे पास ये सॉरी कनोकर डेल्टा आई जे के एक्स जे के साथ मल्टीप्लाई हुआ था तो वो दिया था उसने एक्स आई। तो ये भी उसी तरह से रिजल्ट है थ्योरम, इसको देखिएगा, ठीक हो गया। आगे ये थ्योरम्स हैं, थ्योरम में ये चीज़ है कि कनोकर डेल्टा आई के और जे के जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या देगा कनोकर डेल्टा आई के। तो जाहिर बात है यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो के जो है के सॉरी ये डमी इंडेक्स है और आई और जे क्या है फ्री इंडेक्स है। तो इसको जाहिर बात है एक ही है तो तीन टर्में आएंगी ना, 1 2 और 3, ठीक है। फिर उसने जे पे कंडीशन रखी है 1 2 3 की, तो वहां उसने इसको ये कर दिया, इसको ये कर दिया, उसको ये, तो ये चीज क्या बनेगी ये वाली कनोकर डेल्टा आई जे आ गया। सही हो गया। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं कि कनोकर डेल्टा आई आई को शो करवाएं कि वो 3 है। आपको पता आई आई यहाँ पर क्या है, आई आई डमी इंडेक्स है, तो ये क्या आ जाएगा 1 1, और क्या आएगा 2 2 प्लस क्या आएगा 3 3। और यहाँ तो ये बराबर है तो ये 1 देगा, ये भी 1 देगा और ये भी क्या देगा 1 देगा। तो क्या ये बल्कि लिखा भी है सॉरी 3। तो इस तरह से ये रिजल्ट है। मैंने पहले बोला है कि जिसको ये डेफिनेशन की समझ है वो इसको इजीली कैलकुलेट कर देगा। आगे आता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है एक्स वाई जे वाला, जिसमें आई जे और के क्या है यूनिट वेक्टर है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर इन टेंसर एनालिसिस वी टेक द सिस्टम इन विच वी हैव OX1 OX2 और X3 एज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड E1 E2 E3। आपको पता है कर्मिलियन सिस्टम में हम जो यूनिट वेक्टर्स थे उसको क्या ले रहे थे E1 E2 एंड E3, ठीक हो गया। द सिस्टम बी डिनोटेड बाय के, ठीक है। अगर हम एक न्यू सिस्टम लेते हैं, यहाँ दो सिस्टम्स की बात हो रही है के की और के प्राइम की, क्योंकि हम दो सिस्टम्स को लेकर आगे पढ़ेंगे जितना भी हम टेंसर आगे स्टडी करेंगे रोटेशन वगैरह की। तो यहाँ उसने सारे जो सिस्टम्स को प्राइम के साथ शो किया, पहले x1 x2 x3 आ रहा था, उनके यूनिट वेक्टर्स आ रहे थे, यहाँ पर उसने उन सबको किसके साथ शो करवाया प्राइम के साथ शो करवाया। अब इसी में देखें कि ये यूनिट वेक्टर आई और जे, देखिए आपको पता है कि हम लोग कह रहे थे कि डॉट प्रोडक्ट में वो जो चीज़ होती है वो किसके बराबर होती है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर वो परपेंडिकुलर पड़े हों तो वो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट उनकी 0 के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर देखें अगर आपको पता है कि अगर जे जो है वो आई बन जाए, क्योंकि जे यहाँ जे अगर आई ले लें तो फिर वो क्या हो देगा 1, मतलब कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो वो 1 देगा, अगर बराबर नहीं है तो वो 0 देगा। इट्स मीन कि डॉट प्रोडक्ट में भी यहाँ पर जो है वो डेल ऑपरेटर यूज हो रहा है, तो वो किसके बराबर आ जाएगा कनोकर डेल्टा के बराबर आ जाएगा। सही है। अच्छा, आगे आता है जी डायरेक्शन कोसाइन। इनका जिक्र हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास यहाँ पर कोई वेक्टर पड़ा है आर, उसका एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ और जी एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, उन एंगल्स को हम किसका नाम देते हैं, अगर उनका कोसाइन अल्फा 1, मतलब उस अल्फा का हम कोसाइन लें और फिर उस अल्फा 2 का कोसाइन लें और अल्फा 3 का कोसाइन लें, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। इनका ही जिक्र बार बार आगे करेंगे। जिस तरह से यहाँ L1 उसने कोसाइन अल्फा 1 को बोला है, L2 कोसाइन अल्फा 2 को और L3 कोसाइन अल्फा 3 को। अगर यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो आपको पता है ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर को लिखने का स्टाइल है।
अगर हम इसकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं E1 के साथ दोनों तरफ, तो ये तो E1, ये सारी चीजें तो जीरो हो जाएंगी, तो ये इसके साथ E1 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा X1। तो यहाँ से हमें डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला अगर लगाएं R, और आपको पता है आर, आर की मैग्नीट्यूड, E1 की मैग्नीट्यूड, और क्या आ जाएगा कोसाइन, और पोजीशन वेक्टर आर और E1 के दरमियान एंगल कौन सा है, अल्फा 1। ऐसे ही है ना जो जिक्र किया था। और आपको पता है ये यूनिट वेक्टर है, तो ये इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है 1, तो ये क्या हो जाएगा आर कोसाइन अल्फा 1 इज इक्वल टू X1। तो यहाँ से आप कोसाइन अल्फा 1 इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कोसाइन अल्फा 1 क्या आ जाएगा आपके पास, X1 ओवर आर, X2 ओवर आर एंड X3 ओवर आर। अगर आप इन तीनों का स्केयर लेते हैं, तो हमने ये पहले भी मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, तो वो उसका कोसाइन का अगर हम स्केयर्स का सम करें, स्केयर लेके सम करें, तो उनका आंसर किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं। अच्छा अब एक चीज को अच्छे तरीके से समझ लें, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे सिर्फ एक सिस्टम को लिया था और रीजन किसको मान के चल रहे थे, जीरो को। अगर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक सिस्टम कौन से वाला है, के सिस्टम है, इसका रीजन क्या है जीरो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये इसने इसको X1 X2 और X3 का। अगर मैं दूसरा एक सिस्टम लेकर चलता हूँ मिसाल के तौर पे, यहाँ यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ कि ये एक्स है, ठीक है, एक्स प्राइम है, ये वाला हमारे पास क्या है, वाई प्राइम है, और ये हमारे पास कौन सा है, जी प्राइम। ठीक है, तो ये भी परपेंडिकुलर, तो इस सिस्टम को मैं नाम देता हूँ के प्राइम का। ठीक है, अब दो सिस्टम है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ उसने ये डेफिनेशन की है LIJ को, डेफिनेशन ऑफ LIJ से क्या मुराद है। पहले हम सिर्फ एल को देख रहे थे, तो हम कहते थे वो एंगल कोसाइन होता है बिटवीन द एक्स एक्सिस और वो पोजीशन वेक्टर जो हम आर ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि ये जो LIJ होता है, ये एंगल किस किस के बिटवीन होता है, ये दो सिस्टम्स के दरमियान होता है। ठीक है, जैसे के और के प्राइम के दरमियान। ठीक है, कि अगर मिसाल के तौर पर यहाँ देखें ना, ये XI है और XJ है, इनका दरमियानी जो कोसाइन एंगल होगा उसको हम बोलेंगे LIJ। ठीक है, तो ये बन जाएगा जब हम इसको ओपन करेंगे, तो ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट इस तरह से होगी। ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट किस तरह से होगी, वो 1 1 आ जाएगा उनकी मैग्नीट्यूड, और कोसाइन ये एंगल आएगा बिटवीन किस किस के दरमियान, XI और XJ के दरमियान, मतलब के दोनों के दरमियान। या हम दूसरे वर्ड में ये कहते हैं कि XI, ये कहाँ पर पड़ा होगा ये वाली चीज़, ये वाली प्राइम वाली, तो ये अगर देखें तो ये यहाँ पर पड़ी होगी। ठीक होगा, यहाँ पर सही है, इसको मैं क्या देता हूँ, ये वाली चीज़, ये। अगर मैं दूसरी देखूँ जे वाली, तो वो जे वाली कहाँ पड़ी होगी, यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ ये। इनके दरमियानी जो एंगल होगा ना, इसको मैं बोलूँगा LIJ। सही होगा। आगे जब हम L21 का मतलब होता है कि X2 प्राइम का X1 के साथ जो एंगल होता है, कोसाइन एंगल होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, L21। आगे हम जरा देखते हैं ऑर्थोगोनैलिटी रोटेशन ऑफ अ एक्सिस। हम रोटेशन किस तरह से करवाते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे ये हमारे पास एक सिस्टम थे दो, अगर मैं एक सिस्टम को फिक्स रखता हूँ के को, दूसरे सिस्टम की मैं कुछ इस तरह से रोटेशन करवाता हूँ कि वो दोनों का रीजन सेम है, तो बाद में रोटेशन करवाने से वो सिस्टम भी इसी के ऊपर आ जाता है, यहाँ पे, यहाँ पे। तो हम इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये देखें ना, ये रोटेट द सिस्टम OX1 OX3 अबाउट द O always fix the relative each other so that it coincide with the axis OX1 prime X2 prime X3, such a movement is called rotation of a axis। अब ये जो रोटेशन होती है ना, ये किसी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू होती है। ठीक है, तो हम वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को भी स्टडी करते हैं कि किस तरह से, अच्छा देखते हैं। हमने पढ़ा है कि ये हमारा, अगर हम ओ एक्स वन के हिसाब से लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1। अगर OX1 का X2 के हिसाब से लेते हैं, तो वो L12। तो ये डायरेक्शन कोसाइन है, समझ आ रही है ये वाली चीज, सही हो गया, ओके। अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है, तो इसका मतलब है इसका हम एक टेबल बना लेंगे डायरेक्शन कोसाइन का, तो ये डायरेक्शन कोसाइन का हमारे पास क्या आ जाएगा, एक टेबल आ जाएगा। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं,
इसका क्या लेते हैं, ट्रांसपोज। तो वो हमारे पास क्या आ गया है, L11 L21 L31, ये वाली चीजें। दूसरे वर्ड्स में हम ये कहते हैं कि अगर मैं इस चीज को यहाँ पर लिखूं और इस चीज को यहाँ पर लिखूं तो ये कुछ इस तरह का मैट्रिक्स बन जाएगा। समझ आई है ना इसका। अच्छा, फिर दोनों को यहाँ पे दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें तो आंसर अगर हमारे पास आ जाए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इन दोनों के बारे में हम क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं। अगर दोनों को मल्टी, ट्रांसपोज। नहीं ट्रांसपोज तो वो था ना जो हमने ट्रांसपोज। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है जो, जी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है दोनों। हाँ, ऑर्थोगोनल तो है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर इडेंटिटी आता है तो वो इनवर्स नहीं होंगे। इनवर्स है एक दूसरे इनवर्स। ठीक के। है। अच्छा, ये हम आगे जाके प्रूफ भी है इसका, वो करते हैं। ठीक है। यहाँ उसने ना ये टी और टी जो प्राइम है उसको, ये देखें यहाँ पर आई जे है तो उसको जब ओपन करके लिखा तो ये Li1 Lj, मतलब कि उसने सबसे पहले एक चीज को छेड़ा, 1 1 2 2 3 3 और आगे ये चीज बन गई। तो आगे उसको हल किया तो ये हमारे पास एट द एंड दोनों को मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन एंगल और कनोकर डेल्टा के मदद से जब उसको सोल्व किया तो वो हमारे पास क्या आ गया, 1 मीन के आइडेंटिटी आता है। अच्छा, वो ये 1 किस अंदाज से आता है आगे जाके हम देखते हैं इसको। द मैट्रिक्स टी टी डैश इज द 3 by 3 यूनिट मैट्रिक्स आई, मतलब कि वो आइडेंटिटी आता है। इन इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या आते हैं, 0, अदरवाइज दूसरे क्या हो जाते हैं, 0। तो अगर वो हमारे पास आ जाता है, क्या कहते हैं, 1 आ जाता है, तो आपको पता है यहाँ लिखा हुआ है ना, दिस मीन्स द ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज द इनवर्स ऑफ टी एंड इन मैट्रिक्स अलजेब्रा टी इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। टी एंड टी प्राइम हैव द सेम डिटर्मिनेंट, अगर वो, आपको पता है इनवर्स जो है होता है और मैट्रिक्स होता है, दोनों के डिटर्मिनेंट क्या होता है, सेम होता है। द रिलेशन दैट इज इक्वल टू 1 ऑन द टेकिंग द डिटर्मिनेंट, जब डिटर्मिनेंट दोनों तरफ लेंगे तो जाहिर बात है ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ टी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ टी प्राइम, तो आइडेंटिटी का तो 1 ही आ जाएगा। सही है। तो आपको पता है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती यहाँ पर, हम क्योंकि ये बराबर है दोनों की, ये डिटर्मिनेंट टी का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सही है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट या तो आ सकता है 1 या क्या आ सकता है, -1। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, अगर डिटर्मिनेंट आ जाता है 1, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम कहते हैं राइट हैंड ऑर्थोगोनल प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट आता है 1 तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन, और अगर ये -1 आता है तो वो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ देखें कि जो वो, ये देखें पिछले में ये जो दो मैट्रिक्स है ना ये वाले, इनको यहाँ पर तो मेरे ख्याल में सोल्व नहीं किया, लेकिन अगले पेज पे जाके देखें तो ये इनकी मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है। सही है। तो आपको पता है यहाँ पर तो ये सारे डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट के लिए तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, 0 0। क्यों, क्योंकि वो परपेंडिकुलर पड़े हैं। क्या पड़े हैं, ऑर्थोगोनल हम पढ़ रहे हैं ना, तो 1 और 2 जो एक सिस्टम दूसरे सिस्टम पे होगा वो परपेंडिकुलर पड़ा होगा तो वो 0, लेकिन 1 1 के लिए वो क्या देगा, कोसाइन एंगल, कोसाइन 0 क्या हो जाएगा, 1। उस यहाँ पर ये भी 0 ये भी 0, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 1 1, तो ये हमें क्या देगा यहाँ पर, आइडेंटिटी। अच्छा, अब अगर हम इसको कंपेयर करें यहाँ इसके साथ, तो पहली ये वाली चीज 1 के बराबर, ये वाली भी 1 के बराबर, और बकाया टर्म में किसके बराबर हो जाएंगी, 0 0। तो यहाँ पर हमें कितनी इक्वेशन मिली है, 6 मिली हैं। 3 1 1 के बराबर है और दूसरी किसके बराबर है, 0 0। यहाँ पर अगर आप एग्जांपल नंबर 9 में देखें तो ये आपके पास एक टी जो है ये ऑर्थोगोनल, हमने इसको चेक करना है कि कौन से वाला राइट हैंडेड है और कौन से वाला लेफ्ट हैंडेड है। तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया ट्रांसपोज लेकर तो वो तो आइडेंटिटी के बराबर आ गया, फिर हमने उसका डिटर्मिनेंट लिया तो वो 1 के बराबर आ गया, तो इसका मतलब है वो क्या है, राइट हैंडेड। तो उसके बाद हमने उसका ट्रांसपोज लिया, उनको मल्टीप्लाई किया तो ये आइडेंटिटी के बराबर आ गया, तो वो माइनस, सॉरी ये आइडेंटिटी आ गया और डिटर्मिनेंट -1 आ गया, तो वो क्या होगा, लेफ्ट हैंडेड। और लेफ्ट हैंडेड को दूसरे मीनिंग में हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर। सही हो गया। तो यहाँ पर ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन का दोबारा से जिक्र हुआ कि अगर डिटर्मिनेंट 1 आ जाता है तो प्रॉपर, डिटर्मिनेंट -1 आ जाता है तो दैट विल बी इम्प्रॉपर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज जो है सबसे काबिल गौर है, द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर विच टी इज इक्वल टू आई। ठीक है। द यूनिट मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ओबीएस फॉर आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे हैं ना कि x1 को x1 पे, x2 को x2 पे, x3 को x3 पे ही,
तो बीन के हम इडेंटिटी अगर फंक्शंस देखें तो इसका मतलब होता है इडेंटिटी फंक्शंस में क्या हो रहा होता है, हर एलिमेंट अपने आप पे क्या हो रहा होता है, मैप हो रहा होता है, ऐसे ही होता है ना। तो अगर हम एक इडेंटिटी टी को एज अ इडेंटिटी ले लें तो उसका ट्रांसपोज भी क्या आएगा, इडेंटिटी ही आएगा। तो जो इडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो प्रॉपर होगी या इम्प्रॉपर होगी, प्रॉपर। ठीक हो गया। तो यहाँ नीचे उसने लिखा भी हुआ है द प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी obtained फ्रॉम द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन बाय continuously rotating the coordinate axis. On the other hand, improper transformation cannot obtain by this process. The improper transformation जो होती है वो टू टाइप से हमें डिसकंटिन्यूअस और डिस्क्रीट ऑपरेशन से होती है। नंबर वन, पहला कौन सा है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में हम क्या करते हैं कि हम कर रहे हैं कि जो हमारा न्यू कोऑर्डिनेट आ रहा है, हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट को अगर जो x1 था ना, अगर हम उसको क्या कर दें, नेगेट कर दें, मतलब कि नेगेटिव ले लें, दोनों को फिक्स रखें, इसको फिक्स, दोनों को फिक्स रखें, सेंटर वाले को क्या कर दें, रिफ्लेक्शन करवा दें, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ। ये देखें समझ आ रही है। तो मतलब हमने इनकी क्या कर दिया, रिफ्लेक्शन कर दिया। अच्छा, इनका अगर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाएं तो पहला ये या तो ये बनेगा या ये बनेगा या ये बनेगा, क्योंकि हम दो को फिक्स रख रहे हैं, तीसरे को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं। तो आपको पता है कि ये अगर एज अ टी हो, ठीक है, तो अगर आप यहाँ टी का डिटर्मिनेंट लें तो वो क्या आएगा, वन आएगा या -1 आएगा, इन तीनों का माइनस। -1। तो आपको पता है कि ये जो रिफ्लेक्शन होती है वो हमारे पास किस तरह की होती है, लेफ्ट हैंडेड इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अच्छा, नंबर टू आता है इनवर्जन। इनवर्जन क्या होता है, इनवर्जन में हम दो को फिक्स नहीं रखते, बल्कि हम जो है वो x1 को, मतलब हर हर को, अगर दूसरे वर्ड में कहते हैं कि हर एक्सिस को रिफ्लेक्ट करवा देते हैं नेगेटिव के साथ, कि मीन के अगर x1 था इधर, हमने रिफ्लेक्ट करवा के इधर करवा लिया, ये x2 था हमने इधर कर लिया, ये x3 था इधर आ गया। तो अगर जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो जाहिर बात है -1 जो है वो डायगोनल में आ जाएंगे, तो इसका भी डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो क्या आएगा, -1। ठीक है, तो हम इस तरह से कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ये क्या है, इम्प्रॉपर लेफ्ट हैंडेड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक हो गया। आगे आता है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन फॉर अ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। अच्छा, इसको मैं देखता हूँ कि हाँ ठीक हो गया। इसको जरा देखते हैं, ये भी सेम उसी तरह ही है कि यहाँ पर भी हमने दो सिस्टम लेने हैं पॉइंट्स को, पी ये वाला पॉइंट ले लिया, दूसरा। तो अगर पहले के लिहाज से पॉइंट को देखें तो उसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x1 x2 और x3, ठीक है। दूसरा जो है x1 x2 और x3। एक मेरी बात यहाँ पर ही याद रख लें, अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, किसी पॉइंट पे सेम वैल्यू दे देती है, ये आगे जाके हम देखते हैं किसी किसी फंक्शंस को यूज करते हुए, जाहिर बात है ये जो हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं ये भी एक फंक्शन है। तो अगर किसी फंक्शन के पॉइंट्स की वैल्यू सेम आ जाती है तो उसको हम कहते हैं इनवेरिएंट। आगे जाके पढ़ते हैं इस चीज को, लेकिन मैं वैसे ही यहाँ पर बता रहा हूँ। तो दो हमारे पास एक्स एक्सिस हैं, ठीक है, सिस्टम है, उसमें पॉइंट्स पड़े हैं, उसके लिहाज से x1 x2 x3 है, तो दूसरे के लिहाज से x1 प्राइम x2 प्राइम x3 प्राइम है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर हमने कह दिया कि उन दोनों के पोजीशन वेक्टर तो क्या है, बराबर है। दोनों के पोजीशन वेक्टर बराबर हैं तो इसका मतलब है दोनों को हम क्या करवा सकते हैं, कंपेयर करवा सकते हैं। ओके, कंपेयर करवा सकते हैं तो दैट्स मीन के इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर द कंपोनेंट एक्स जे टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन वन विद द, हमने डॉट प्रोडक्ट ले ली है, ठीक है, किसके साथ, एक्स जे के साथ, क्योंकि ताकि इनकी डॉट प्रोडक्ट उसको क्या बना दे, वन बना दे, और हमारे पास क्या आ जाए, एक्स जे आ जाए। अब देखें, अब आपको यहाँ से क्लियरली क्या मिल रहा है, ये आपके पास जो इक्वेशन आ रही है ना, ये आपका जो, ये मुझे बताएं कि ये x1 x2 और x3 को, x1 प्राइम x2 1 प्राइम और x3, मुझे बताएं कि ये जो इक्वेशन आई है, ये फार्मूला है, ये हमारा फर्स्ट वाले सिस्टम को सेकंड में चेंज करेगा या सेकंड वाले सिस्टम को वन में चेंज करेगा, ये जो ये जो है ये वाला सिस्टम। समझ आई? फर्स्ट वाले को सेकंड में। एग्जैक्टली फर्स्ट वाले को सेकंड वाले में चेंज करेगा, और इसी को हम आगे जाके ट्रांसफॉर्मेशन में मैट्रिक्स बना लेंगे, जैसे हम पिछले चैप्टर में बना रहे थे कुछ। वो जो हम कह रहे थे ना कि हमारा एक सिस्टम जो है स्फेरिकल, वो किस में चला जाता है,
सिलेंड्रिकल में चला जाता है तो उसके हम वो मैट्रिक्स फाइंड कर रहे, तो वो भी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स थे जिससे वो चीजें क्या होती हैं, चेंज होती हैं। अच्छा, तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से जब हमने एक्स, क्योंकि जे को 1 रखा तो 1 को तो फिक्स कर दिया, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है। जब हमने जे को 2 रखा तो ये इक्वेशन आ गई, जब जे को 3 रखा तो ये इक्वेशन, क्योंकि बकाया तो जो हमारे पास आई था वो डमी इंडेक्स था ना, तो डमी इंडेक्स तो जाहिर बात है 3 दफा चेंज होगा, 3 टर्में मिलेंगी कंपोनेंट। जब हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा तो ये हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आया ये वाला, दैट विल बी द, चेंज करेगा एक्स को एक्स प्राइम में। समझ आइए बात की इसको, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अच्छा, अगर हम इनवर्स लेते हैं, इनवर्स क्या होता है, यहाँ पर एक्स जे था तो यहाँ पर सिंपल ये बात है, अच्छा इसका फार्मूला ये है, ठीक है। जब हम इसको फिक्स रख के आगे चलेंगे तो आगे जाके हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक होगा। तो ये हमारा क्या कर रहा है, एक्स प्राइम को किसमें चेंज कर रहा है, एक्स में। तो ये आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आता है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर्स के लिए हम बात को करते हैं जरा, ठीक है। फिर तो यूनिट वेक्टर्स हैं ये हैं और ये हैं, यूनिट वेक्टर्स को हम किस तरह से चेंज करते हैं। वहां पर तो हमारे पास जो पॉइंट्स थे उनको हम चेंज कर रहे हैं। अच्छा, यूनिट वेक्टर्स के लिए अगर कोई हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, पड़ा हुआ, तो फ्रॉम अ वेक्टर इन एसेस वी नो दैट कि हमारे पास ये एक मिनट, अच्छा ये है E1 E2 और E3, ये तो यूनिट वेक्टर है। मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं A1, इसको A2 और इसको A3 लिख सकते हैं। उसके बाद ये साइड पे लिखा भी है ये वाली चीज। तो यहाँ से हम लोगों ने ये चीज लिखी, उसके बाद सिंपल वही कंसेप्ट है कि हमने उसको यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में चेंज कर दिया। यूनिट वेक्टर्स के बाद हमने उनके क्या बना लिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बना लिए। तो वही सारी की सारी पिछली स्टोरी है, अगर आपको ये समझ आ गई होगी। तो ये एग्जांपल नंबर 10 लाजमी कीजिएगा, ठीक है। आपको उसमें जो है वो मज़ा भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। जब फाइंड करेंगे तो दैट विल आवर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद ये कुछ थ्योरम है, थ्योरम के स्टेटमेंट्स तो जाहिर बात है हम देख सकते हैं क्योंकि, ठीक है। आगे आता है ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन। तो ट्रांसलेशन का भी आपको पता है कि किसी एक्सिस को उठा के दूसरी साइड पे ले जाना। मतलब कि अगर हमारे पास दूसरे वर्ड में हम कहते हैं कि अगर किसी एक्स में ए को ऐड करें तो ये ट्रांसलेशन होती है, ठीक है। अगर उसको रोटेट करवा दें तो वो ट्रांसलेशन होती है। तो यहाँ हम्म, अच्छा ये कुछ इसके रिलेटेड पढ़ लेते हैं। इनवेरिएंस विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ एक्सिस, कंसीडर टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्स एंड एक्स प्राइम हैविंग द सेम रीजन ओ बट विद एक्सिस रोटेटेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर। लेट हमारे पास अगर ये पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पॉइंट पी इन द सिस्टम के एंड के प्राइम। ये जो पहले पढ़ रहे थे कि दो पॉइंट डिफरेंट है विद डिफरेंट, एक पॉइंट है विद डिफरेंट एक्स एक्सिस के साथ जो सिस्टम है। तो लेट अगर हमारा जो, ये हम एक स्केलर फाई फंक्शन ले रहे हैं, वैल्यू ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई एट अ पॉइंट पी इन अ सिस्टम। अगर हम उस फंक्शंस की वैल्यू देखते हैं एट पी पॉइंट पे, उस फंक्शंस की इन अ सिस्टम के, एंड उसकी वैल्यू देखते हैं कहाँ पे भला, दूसरे सिस्टम में फाई फंक्शंस वैल्यू देखते हैं इन अ सिस्टम के। इफ अगर दोनों की उस फंक्शन पे डिफरेंट एक्सिस सिस्टम में, डिफरेंट सिस्टम में अगर किसी कोई फंक्शन हमारे पास क्या देता है, उनका आंसर सेम देता है, स्केलर फाई फंक्शन वेयर x1 x2 x3 एंड प्राइम फंक्शन आर रिलेटेड बाय ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये जाहिर बात है किसके साथ अटैच है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के साथ अटैच है। तो देन जो ये हमारे पास फाइव स्केलर फाइव फंक्शन दिया इस कॉल्ड द इनवेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रोटेशन ऑफ एक्स। इसका मतलब कि हमारा फंक्शन होगा, ये क्या होगा, इनवेरिएंट होगा विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन से वाले वाला, एक्स वाले और एक्स प्राइम वाले, ठीक है, एक्स वाले और एक्स प्राइम वाले ये वाले, ठीक है। तो सेम इसी तरह से अगर ये तो स्केलर फाइव फंक्शन था ना, अगर किसी वेक्टर पे, ठीक है, वेक्टर इनवेरिएंट कौन से होते हैं, अगर वेक्टर्स की वैल्यू क्या आए, सेम आए, ठीक है, दो डिफरेंट एक्सिस में, दो डिफरेंट सिस्टम्स में,
अंडर द सेम जो पॉइंट हम पी ले रहे थे, तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है, इनवेरिएंट वेक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ये वाली एग्जांपल है कि यहाँ शो करना है कि ये रोटेशन के अंडर जो है ये क्या होगा, इनवेरिएंट होगा। तो यहाँ लास्ट में उसने शो भी करवाया कि ये तीनों दोनों के आगे बराबर, दैट्स मीन के दैट विल बी इनवेरिएंट। आगे ये कुछ एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्केलर इनवेरिएंट ऑपरेटर। यहाँ पे लेट डी डिनोट अ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, ये पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये वाला। अगर आप देखें इसका ये डबल डेरिवेटिव है। तो इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये जो ऑपरेटर होता है ये क्या होता है, इनवेरिएंट होता है इफ इट्स फॉर्म इट्स चेंज अंडर अ रोटेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर जब हम रोटेशंस करवाते हैं ना सिस्टम्स की, तो तब ये क्या होता है, इनवेरिएंट ऑपरेटर होता है ये वाला। ठीक हो गया, तो ये भी एक एमसीक्यूज है। उस तरह से आगे आता है लप्लासियन। ठीक है, लप्लासियन भी जो होता है ये हमारे पास इनवेरिएंट ऑपरेटर होता है। तो मेन बात है कि अगर हम इनवेरिएंट की समझ आ जाए तो आगे हम थ्योरम स्टेटमेंट्स वगैरह को याद रख सकते हैं। प्रूव दैट द लप्लासियन ऑपरेटर जो है इज इनवेरिएंट अंडर द रोटेशन ऑफ द एक्सिस। तो ये उसका प्रूफ है। ठीक है, ये देखें नीचे वाला। जिस तरह से हमने कनोकर डेल्टा पढ़ा था इसी तरह से हम अल्टरनेटिंग सिंबल्स पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या आता है, आई जे के आ जाता है। सही है, तो हम जरा इसको देखते हैं क्या इससे मुराद है कि अगर हमारे पास एप्सिलॉन आई जे के, ठीक है, अगर आई जे के साइक्लिक रोटेशन में है तो हम उसको क्या लेते होते हैं, वन लेते हैं। अगर आई जे के जो है एंटी साइक्लिक परमोटेशन ऑफ 1 2 3 है तो हम उसको क्या लेते हैं, -1, 1 -1। और थर्ड नंबर पे अगर वो इफ एनी टू ऑफ द आई जे के आर इक्वल, देन हम उसको क्या लेते हैं, 0। जैसे एप्सिलॉन 1 2 3 जो है 2 3 1, 3 1 2, सही है, 3 1 2। तो आपको यहाँ पर एक ये वाली अगर हम इसको देखें तो ये क्या बनता है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो 3 2 1, 3 2 1। ठीक है, अगर ये हमारे पास क्या है, हम इसको कहते हैं एंटी साइक्लिक, तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये -1। अगर दोनों में से दो भी बराबर हो जाएं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर तीनों भी 0 हो जाए तो जाहिर बात है दो तो 0 बराबर होंगे तो वो उसको क्या करेगा, 0 कर देगा। तो ये आगे रिजल्ट्स हैं। तो रिजल्ट्स में हमारे पास ये मुश्किल है एमसीक्यूज आए, लेकिन इनको देखिएगा कि किस तरह से सोल्व करते हैं इन्हीं को यूज़ करते हुए, क्योंकि डेफिनेशन तो हमारे सामने है। ठीक है, जैसे एप्सिलॉन के लिए किया था यहाँ पर बेसिकली, सॉरी डेल्टा कनोकर डेल्टा के लिए किया था, इसी तरह से एप्सिलॉन का और कनोकर डेल्टा का आपस में यहाँ पर रिलेशन है। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है वो ज़्यादा करने की जो है वो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ तक तो इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। तो अभी मेरे पास जो है वो 2 से 3 मिनट है। तो हम अगले लेक्चर में अपना टेंसर स्टार्ट करते हैं और उसी लेक्चर में हम टेंसर को क्या कर देंगे, खत्म कर लेंगे। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले, क्योंकि अभी मेरे पास 2 मिनट है, क्योंकि अगले लेक्चर में फिर हम ये टेंसर को आज ही खत्म करना है। ठीक है, तो सेम उसी जो है वो लिंक से आप ज्वाइन कीजिएगा मीटिंग को, ताकि आज हमारा वेक्टर टेंसर खत्म हो जाए। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। मैं होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने पिछली चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से किया उनके लिए जो टेंसर की स्टडी करना है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, वो बहुत आसान है। ठीक है, वही बातों को हम बार बार लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अभी हम अगली मीटिंग में करते हैं इसको, फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है। ओके, चलें, ठीक है। आप 1 मिनट के अंदर अंदर ना दूसरी मीटिंग को जो है आप हाँ जी, आप दोबारा ज्वाइन करना है। अभी मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप 1 मिनट के अंदर अंदर दूसरी मीटिंग को दोबारा इसी लिंक जो मैंने ग्रुप में सेंड किया हुआ है उसी से ज्वाइन कर लें, ताकि ये टेंसर हमारा जो है 15 20 मिनट में खत्म हो जाए। ठीक है।
तो मैं इसको तो खत्म करता हूँ। ओके जी।